दोस्तों नमस्कार। ऐसे चुनाव बहुत कम होते हैं जिसमें हर राजनीतिक दल का नेता ये मानकर चल रहा हो अगर वह चुनाव हार गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और उसी चुनाव के भीतर जीतने वाला नेता भी ये मानकर चल रहा हो अगर जीतने के बाद कुर्सी नहीं मिली तो उसके अपने राजनीतिक अस्तित्व पर ब्रेक लग जाएगा। महाराष्ट्र का चुनाव शायद अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में कई छत्रपों की राजनीति को खत्म कर सकता है या फिर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की एक नई राजनीतिक लकीर खींच सकता है। कौन कहां पर कैसे खड़ा हो सकता है, लड़ाई उसकी बड़ी तीखी है, और जब लड़ाई तीखी होती है तो फिर कोई भी भाषण हो, कोई भी नारा हो, किसी भी रूप में हो, उसके पीछे जीत हार तय मानी जाती है। इसीलिए वो शख्स कह रहा है। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि अपने ही गठन के बीचे यानी अपने महायुति के साथ सिमटे हुए राजनीतिक दल हो और गठबंधन के तौर पर जो सहयोगी दल हो, उनके भीतर भी अगर प्रतिस्पर्धा निकलकर आ रही हो तो फिर क्या कुछ हो सकता है, ये शायद आज खुलकर सामने आ गया। राजनीति का यह मिजाज इससे पहले महाराष्ट्र में कभी नहीं था। क्या आपने सोचा था कि अगर यह चुनाव उद्धव ठाकरे हार गए, शरद पवार हार गए, नाना पटोले हार गए, यानी सत्ता तक नहीं पहुंचे, तो इन तीनों का राजनीतिक अस्तित्व बचेगा क्या? यह सवाल हर जहन में हो सकता है, लेकिन इसके अगले कदम पर एक दूसरा राजनीतिक रास्ता खड़ा है। जरा कल्पना कीजिए, अगर महायुति चुनाव जीत जाती है तो मुख्यमंत्री होगा कौन? एकनाथ शिंदे कह चुके हैं मैं दौड़ में नहीं हूं। दिल्ली से गए हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 2 मौकों पर कहा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, अभी कोई नहीं, चुनाव के बाद तय होगा। संकेत दे दिए परिवर्तन होगा। इन सब के बीच एक एक नेताओं की परिस्थितियों को अगर परखें तो अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन अपनी राजनीति को बचा लें तो भी बड़ी बात है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी जितनी बड़ी तादाद में सीटों पर लड़ रही है उसमें वो चाहेगी कि अब बीजेपी का राजनीतिक अस्तित्व डिप्टी सीएम के तौर पर ना रहे। और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं, जब वो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 5 साल तक उन्होंने सत्ता संभाली है, वो दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया, उसके बाद डिप्टी सीएम बन गए, तो क्या वाकई उन्हें गद्दी सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वह जाति समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं? तो कुछ चाल तो हर किसी की हो सकती है, क्योंकि सबको पता है राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में यह चुनाव महाराष्ट्र की एक ऐसी लकीर खींचने वाला है जिसमें कौन बचेगा कौन जाएगा कोई नहीं जानता है। और शायद इसीलिए महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे विनोद तावड़े एक वक्त देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, और उस दौर में भी उन पर कई सवाल उठे थे। उनकी अपनी डिग्री को लेकर उठे थे कि इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से ली है, जो पुणे की यूनिवर्सिटी है, उसको तो यूजीसी की मान्यता ही नहीं है। यहां तक कि वो मान्यता न सिर्फ यूजीसी की बल्कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की भी नहीं है, यानी AICTE की भी नहीं है। वो ज्ञानेश्वर विद्यापीठ पुणे है। और उस दौर में भी कुछ भ्रष्टाचार के मसले जरूर उठे थे, लेकिन फिर वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में उनकी ताकत बढ़ने लगी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हो गए, और लगातार उन जगहों पर वो नजर आने लगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम पार्टी का हो रहा हो या फिर अमित शाह की मौजूदगी हो। बड़े महत्वपूर्ण रोल में वो नजर आते थे। और इस दौर में यह भी माने जाने लगा, अगर महाराष्ट्र के भीतर राजनीतिक तौर पर किसी को दिल्ली से भेजा जा सकता है तो वो नाम विनोद तावड़े का हो सकता है। यह एक भूमिका है। इस भूमिका के मतलब को जरा समझने से पहले एक दृश्य देख लीजिए। यह दृश्य चौंकाने वाला है। यह दृश्य नारों की शक्ल में कुछ ऐसे आवाजों को लगा रहा है जिसने एक झटके में महाराष्ट्र के भीतर
बीजेपी की पूरी राजनीति को जमीन पर लाके पटक दिया है। एक ऐसी राजनीति जिसमें लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था, क्या महाराष्ट्र में इस दौर में वोट भी खरीदे जा रहे हैं। एक आंकड़ा बतलाता है कि 3,546 करोड़ रुपए इस दौर में महाराष्ट्र में वोटरों में बांटे गए। चुनाव आयोग ने कुछ भी जब्त नहीं किया, लेकिन पैसे इस दौर में बांटे गए। तो आज जरा एक एक परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन शुरुआत इस शोर और हंगामे के बीच से, जिसमें विनोद तावड़े बैठे हुए हैं और चारों तरफ जो कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है वो खुले तौर पर ऐलान कर रही है कि यह बहुजन विकास अघाड़ी का इलाका है। इसमें आप कैसे पहुंचे और क्या वाकई पैसे बांटने पहुंचे? तो इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि इसके बाद की तस्वीरें ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। यह मुंबई से सटा हुआ पालघर का इलाका है और पालघर के भीतर नाला सुपारा, जो मुंबई का आउटस्कर्ट सब अर्बन का इलाका कहा जाता है, उस लिहाज से नाला सुपारा की पहचान है। लोकल खुलती है तो आखिरी स्टेशन नाला सुपारा होता है। और नाला सुपारा के विधायक हैं क्षितिज ठाकुर। क्षितिज ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी को बनाने वाले हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं। हितेंद्र ठाकुर खुद वसई से विधायक हैं और उसके बगल में नाला सुपारा है। और नाला सुपारा से भोईसर, जो कि सुरक्षित आदिवासियों की सीट है, वहां से राजेश पाटिल, जो इसी पार्टी के विधायक है, यानी 3 विधायक बहुजन विकास अघाड़ी का है। और जो पूरा का पूरा दृश्य है, ये एक होटल का दृश्य है। ये होटल, इसकी पहचान वहां पर विवांता होटल के तौर पर है और विवांता होटल के रूम नंबर 406 से 9,93,500 रुपए जब्त किए गए, जो चुनाव आयुक्त के पास पहुंच गए, जो चुनाव वहां पर करा रहे हैं, उनकी निगरानी में है। उसके बगल के कमरे में जो 407 या 408 कमरा है, जो नंबर का है, उसमें से 10 लाख रुपए और जब्त किए गए। एक डायरी मिली, उस डायरी में नेताओं के नाम हैं, उनको कितनी रकम दी गई उसका भी चिन्हित किया गया है। 10-12 नाम का जिक्र तो खुले तौर पर है और भी कई नेताओं का जिक्र है। आरोप लगाया गया कि दरअसल विनोद तावड़े यहां पर 5 करोड़ रुपए लेकर बांटने पहुंचे थे अपने लोगों को, जिसके जरिए वोट कल जो पड़ेंगे वो अनुकूल हो जाए। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर जिस धारा में दर्ज हुई वो 163 है। बड़ी कमजोर धारा होती है ये, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है। और दिल्ली से आए हुए विनोद तावड़े, जो माना जाता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तो सभी करीबी हैं, लेकिन एक राजनीति हर राज्य में राजनीतिक बिसात के आसरे दिल्ली के जरिए चलती है और उसमें विनोद तावड़े का नाम गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में लिया जाता है। अगर आप जब भी बीजेपी हेडक्वार्टर जाएं और ताना बाना बुने तो आप समझ जाएंगे। इन सब के बीच लगातार बीजेपी सत्ता में आ रही है, महायुति सत्ता में आ जाएगी, यह एक ठोस तरीके से लगातार ये बातों का जिक्र होते रहा। इन सब के बीच नासिक के होटल से एक व्यक्ति पकड़ में आता है और उसके जरिए ये बात सामने निकल कर आती है कि यह शायद जयंत साठे है, जो कि एकनाथ शिंदे का व्यक्ति है। उसके पास से तकरीबन 2 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं। सवाल होता है कि मुख्यमंत्री के करीबी
व्यक्ति की जानकारी अगर पैसे के साथ थी तो किसने दे दी? यहीं से बात आगे बढ़ती है और अगला सवाल मुंबई के इस होटल जो विवांता होटल है यहां आकर टिकता है। क्या वाकई कोई पैसे लेकर आ रहा था तो टेलीफोन किसने किया, जानकारी किसने दी? हमारी टीम ने जो जानकारी निकाली उन जगहों से, उसमें बहुत साफ तौर पर था जिस वक्त विवांता होटल पहुंचते हैं विनोद तावड़े, उस समय हितेंद्र ठाकुर के पास एक फोन आता है। हितेंद्र ठाकुर, इनकी पहचान जरा समझ लीजिए। जिस समय दाऊद इब्राहिम के तौर पर मुंबई की पहचान होती थी, हितेंद्र ठाकुर की पहचान उनके सबसे करीबियों में से एक हुआ करती थी। यानी अंडरवर्ल्ड से राजनीति में आने वाले लोगों में हितेंद्र ठाकुर का भी नाम लिया जाता है। बड़ी ताकत है इनकी पालघर के इलाके में। हालांकि बड़ा इलाका आदिवासी बहुल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर रियल एस्टेट का धंधा हो, जमीन का धंधा हो, या कहीं अपने तौर पर बिल्डर्स की मौजूदगी हो, या वहां पर जो भी बिजनेस हो, हितेंद्र ठाकुर की मौजूदगी आपको हर जगह दिखाई देगी। और बीजेपी भी इसे बाखूबी जानती है। कोई दूसरा राजनीतिक दल होता, कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती, तब यह हंगामा नहीं होता। पालघर का इलाका, हितेंद्र ठाकुर के बेटे क्षितिज ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का यह इलाका, जहां से वो विधायक आते हैं, वो सबसे पहले पहुंच गए। हितेंद्र ठाकुर के पास फोन आता है। यह फोन कौन करता है? उस फोन के बारे में जब जानकारी हासिल करनी शुरू की गई तो जानकारी यह भी निकल कर आई कि दरअसल गृह मंत्रालय जो महाराष्ट्र के भीतर है, उसमें से किसी अधिकारी ने उस नेता को टिप दी। नेता ने हितेंद्र ठाकुर को बताया। हितेंद्र ठाकुर ने खुले तौर पर बेटे से कहा तुरंत जाओ, और कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम वहां पर पहुंच गया। उसके बाद जो तस्वीरें थी वो आप देख रहे थे। लेकिन अब यहां पर अगला सवाल है कि क्या वाकई ऐसी स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में आ चुकी है जहां अपने ही लोग अपने ही लोगों का टिप दे रहे हैं? और क्या एक लड़ाई एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही है? दूसरी लड़ाई बीजेपी के भीतर, वो दिल्ली का नेता महाराष्ट्र में आ जाए जिसकी अपनी राजनीति महाराष्ट्र और मुंबई के भीतर लंबे वक्त से रही है, या फिर महाराष्ट्र के भीतर सत्ता अगर मिले तो उसकी लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। यह मैसेज है। 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है महाराष्ट्र के भीतर की, क्योंकि जब हमने आपसे जिक्र किया लगभग 3,546 करोड़ का, तो इस रकम के पीछे भी वहीं के लोगों द्वारा दी गई जानकारियां हैं जो अलग अलग माध्यमों से निकल कर आई कि कितना पैसा किस रूप में बांटा गया है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने इस दौर में कोई पैसा कहीं जब्त नहीं किया, लेकिन यह राजनीति उस दिशा में चली गई जब पहली बार हेलीकॉप्टर जांच हुआ उद्धव ठाकरे का। तो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर के बाद जो शोर मचा, उसके बाद ध्यान दीजिए हर किसी का हेलीकॉप्टर जांच होने लगा। यहां तक कि देश के गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को भी बख्शा नहीं गया, उनकी भी जांच कर ली गई। यानी मैसेज चुनाव आयोग ने दिया, देखिए प्लेइंग फील्ड सबके लिए एक बराबर है। लेकिन यह जानकारी किसी को नहीं थी कि नोट इस रूप में कैसे आ गए और कैसे होटल तक पहुंच गए, और क्या वाकई पुलिस अधिकारी जो इस दौर में एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत इलेक्शन कमीशन के पास होती है, उसने क्या आंखों पर पट्टी बांध ली थी? यह सवाल जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया, हमें लगता है उसके पूछने से पहले डायरी के उस पन्ने को देखिए। यह वो पन्ना है जिस डायरी को जब्त किया गया। उस डायरी में लिखे हुए पन्ने में जिनका नाम और जो रकम अलग अलग हिस्से में कितना कितना देना है, उसकी जानकारी यह भी आई कि हर के साथ साथ आपको कम से कम 2 जीरो लगाते चले जाने हैं, और उस लिहाज से इस आंकड़ों को देखना समझना है। और इतने पैसे जो अलग अलग लिफाफों में मिले, उसमें किसी लिफाफे में 2,500 थे, किसी लिफाफे में 500 रुपए की गड्डी यानी 50,000 थे। और यह सब कुछ तकरीबन 19,93,500 रुपए जो जब्त किए गए 2 अलग अलग कमरों से इन शिकायत के साथ चुना। लेकिन डायरी के पन्ने को पहले देख लीजिए। तो डायरी के इस पन्ने में जो लिखा हुआ है, उस डायरी के भीतर, जिस डायरी को अपने हाथों में उठा लिया क्षितिज ठाकुर ने और उसको पढ़ना शुरू किया, उसके बाद वो डायरी जब्त कर ली गई। और वो किरण कुलकर्णी जो कि एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं,
उनके पास वो तमाम लिफाफे, 2 बैग जिसमें पैसे जब्त किए गए 2 अलग अलग कमरों से, लेकिन पूरी रकम 5 करोड़ की बताई गई। और यह भी कहा गया कि जब तक क्षितिज ठाकुर और जो बीवीए यानी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता वहां तक पहुंचते, उससे पहले बहुत सारे लोग वहां से निकल चुके थे, उसमें बड़ी तादाद महिलाओं की भी थी। उन्होंने आरोप अपने तौर पर जिस अधिकारी के सामने लगाया कि उनकी जांच आपने क्यों नहीं की, जो होटल से बाहर जा रहे थे और लगातार हम लोग ये कह रहे थे, और क्या विवांता होटल का 406 नंबर आपने सील क्यों नहीं किया। बात यहीं तक नहीं है, बात इसके आगे की है। हमारी टीम ने उस होटल से संपर्क साधा और जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि दरअसल ये सब कुछ सीसीटीवी में तो मौजूद होगा, और सीसीटीवी वहां के होटल के उस गलियारों में भी लगा हुआ है जहां से लोग आवाजाही करते हैं, यानी जो 2 आमने सामने कमरे होते हैं उसके बीच जो हिस्सा होता है वहां पर भी कुछ जगहों पर सीसीटीवी मौजूद है। होटल के गेट पे मौजूद है, अंदर जो शुरुआत में आप पहुंचते हैं वहां पर मौजूद है, सीढ़ियों पर मौजूद है, इन जगहों पर सीसीटीवी की मौजूदगी है। लेकिन हमारी जानकारी में जो निकल कर आया उसमें सीसीटीवी कुछ समय के लिए खराब था, और संयोग ऐसा है कि सीसीटीवी में वो फुटेज नहीं है जिस फुटेज के दौर में जो शोर मचा कि 5 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, और वहां पर जो भी पैसा जिस रूप में दिया जा रहा है, कमरों में तो सीसीटीवी होता नहीं है, लेकिन कमरे के बाहर तो सीसीटीवी होता है, लेकिन वह सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। तो सब कुछ संयोग है या इसके पीछे एक बड़ी साजिश और एक बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि सत्ता की ताकत क्या होती है। तो यहां पर 2 सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। जब गृह मंत्रालय के भीतर से बैठा हुआ व्यक्ति एक टिप देता है बीजेपी के एक नेता को, बीजेपी का वो नेता हितेन ठाकुर को फोन करता है, हितेन ठाकुर बतलाने से हिचकते नहीं है, हाँ मेरे पास फोन आया था। वो बेटे को कहते हैं, बेटा कार्यकर्ताओं के साथ होटल में पहुंच जाता है, लेकिन सीसीटीवी का फुटेज नहीं है। और जब सीसीटीवी का फुटेज नहीं है तो उसके बाद हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर से मेरी करीबी है, सीसीटीवी की जांच चुनाव आयोग करा ले, मेरे बिल्कुल पाक साफ हूं। इस बात का जिक्र बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े करने से कतराते नहीं हैं। वो कहते हैं, नोटिस में नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाले जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, हितेन अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आनंद है। अब जब सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं तो फिर चुनाव आयोग क्या जांच करेगा? जो दर्ज की गई एफआईआर है उस पर कार्रवाई कैसे होगी? ये सवाल जब हर जहन में आ रहा होगा या आप सोच रहे होंगे तो एक बात और सोचिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम विनोद तावड़े के पीछे नजर यहां पर क्यों नहीं आ रहा है? बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी हो जानी चाहिए थी। बंबई से बहुत दूर नहीं है, मुंबई से सटा हुआ इलाका है, तुरंत तमाम नेताओं को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन विनोद तावड़े अकेले नजर आ रहे हैं। बीजेपी के भीतर का घमासान, एनडीए के भीतर का घमासान, महायुति के बीच सत्ता संघर्ष की परिस्थितियां और उन सब के बीच एक दूसरे को निशाने पर लेने की वह एक ऐसी स्थिति इस चुनाव में बन चुकी है जो नासिक में हमने जिक्र किया, वहां पर 2 करोड़ के साथ जब्ती हुई एक व्यक्ति जो एकनाथ शिंदे के करीब का जनसाठे बताया गया, वह भी पकड़ा गया। यहां पर विनोद तावड़े आ गए। दरअसल पालघर वो इलाका है जहां पर बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती, क्योंकि पालघर में 6 विधानसभा की सीटें हैं, 3 पर बहुजन विकास अघाड़ी जीत चुकी है, जिसका हमने जिक्र किया। भोईसर, नालासोपारा और वसई, पिता बेटे दोनों यहां पर हैं और नालासोपारा में हुआ। उसके बाद पालघर जो सुरक्षित सीट है, यहां पर शिवसेना जीती थी।
जो विक्रमगढ़ का इलाका है वहां पर एनसीपी शरद पवार की एनसीपी जीती थी। जो ढानू की सीट है जो कि आदिवासी सुरक्षित सीट है एसटी की, वहां पर सीपीएम जीती थी। यानी पालघर के भीतर बीजेपी बड़ी कमजोर है और इन परिस्थिति के भीतर वहां पर बीजेपी का कोई नेता नजर क्या इसीलिए नहीं आ रहा है, यह एक पूरी की पूरी प्रक्रिया में सत्ता संघर्ष की एक ऐसी स्थिति उभर कर आ चुकी है जिसके बाद जो होटल के भीतर हो रहा था, हमें लगता है एक बार जरा होटल को बाहर से देखिए और फिर उसके अंदर घुसिए और अंदर घुसने के बाद आपको क्षितिज ठाकुर वहां पर नजर आएंगे जो हाथों में डायरी लिए हुए हैं, जिस डायरी के पन्ने को हमने आपको इससे पहले दिखाया। तो क्षितिज ठाकुर के हाथ में डायरी और इन सब के बीच आपने बैग की आवाजाही भी देखी। दरअसल 2-3 बैग का जो जिक्र हो रहा है उसको लेकर भी हमारी टीम ने जब तमाम चीजें जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो बैग के भीतर पैसा लिफाफों की शक्ल में था और लिफाफों का मतलब क्या है उसकी जानकारी भी जब अधिकारियों के जरिए हमारे पास पहुंची तो उसमें बड़ी रोचक चीज यह है कि जो 2,500 रुपए जिन लिफाफों में थे वो तकरीबन 17 ऐसे लिफाफे थे। जिन बैग के भीतर में जो लगभग 10,000 रुपए थे वो तकरीबन 50 पैकेट थे और जो 5,000 रुपए जिन लिफाफों में थे उनकी संख्या 20 थी। कुछ लिफाफों में जो 4 या 5 या 6 लिफाफे बताए जा रहे हैं उसमें एक एक गड्डी 50-50 हजार की थी। टोटल जो जानकारी निकल कर आई वो हमने आपको बतलाया। एक कमरे से 9,93,500 रुपए, दूसरे कमरे से लगभग 10 लाख रुपए जब्त किए गए जो इस एफआईआर के साथ वहां पर हैं। अब यहां पर कई सवाल हो सकता है। नोट इस रूप में मौजूद नहीं थे कि पूरे नोटों से भरा हुआ बैग था, वो लिफाफों में बंद, यानी तैयारी थी किसको कितने पैसे किस रूप में देने हैं, या फिर जो पैसे देने हैं वो पहले से आप पैकेट में रख लीजिए जिससे वहां पर गिनने की नौबत ना आए। चुनाव आयोग इस पे कैसी पहल करता है, किस रूप में पहल करता है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति और खास तौर से जो मुंबई, कोंकण, ठाणे, कल्याण, ये जो पूरा इलाका है, ये दरअसल इस राजनीति को बहुत बारीकी से समझ जाता है कि किस रूप में पूरा खेल होता है। और इस खेल के पीछे जो सत्ता संघर्ष की परिस्थिति है उसने पहली बार सब कुछ सतह पर लाकर रख दिया। यहां पर किसी जहन में भी सवाल होगा कि इसका असर क्या होगा। यही सवाल उद्धव ठाकरे से पूछा गया, जिसमें बाकायदा सबका लेखा जोखा है, किसको कितना पैसे देना है, किसके कहां से जाना ये है। सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र
अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी की तरफ से टिप दी गई थी सर, ये नहीं, सिर्फ ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। उद्धव ठाकरे गैंगवार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इस दौर में राजनीतिक सत्ता की पहचान किसी गैंग के तौर पर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, या फिर राजनीतिक तौर पर वो जानते हैं कि पालघर के इलाका और हितेंद्र ठाकुर की मौजूदगी, जिन्होंने समर्थन महायुति को ही दिया हुआ था और लोकसभा इलेक्शन से पहले उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था, यानी राजनीतिक तौर पर उनकी करीबी बीजेपी या महायुति के साथ रही है, इससे इनकार कोई नहीं करेगा। लेकिन इन सब के बीच सत्ता संघर्ष या राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में जो शिवसेना दो हिस्सों में बटी, एनसीपी दो हिस्सों में बटी, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर समूचा वोट बैंक कमोवेश हर राजनीतिक दल का छितरा गया। उसने एक झटके में यह मैसेज कमोवेश हर राजनीतिक दल के हर उस नेता को दे डाला कि आपकी राजनीति तभी चलेगी जब इस विधानसभा चुनाव में आप चुनाव जीत जाएंगे। और जो जीतना चाहते हैं और जो जीत रहे हैं, उनके भीतर भी यह सवाल आ गया कि अगर हम जीत गए तो फिर हम कहां रहेंगे, यह भी तय करना होगा। तो खुद की मजबूती से कहीं ज्यादा सामने वाले को कमजोर कर दिया जाए, क्या यह शहमात का खेल इसी के हिस्से में आया? क्योंकि दिल्ली तो सक्रिय हुई, जैसे ही यह खबर निकल कर आई वैसे ही बीजेपी के आईटी सेल के अमित मालवीय ने देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा यह साजिश है, सीधे तौर पर कहा चुनाव आयोग तय करे। जाहिर है कोई भी इस बात को कहेगा और कोई भी चाहेगा चुनाव आयोग इसे देखे समझे परखे, एफआईआर भी दर्ज हो गई। लेकिन हमारा सवाल 3 है। पहला सवाल यही है कि सीसीटीवी फुटेज जब उस दौर की है ही नहीं, जांच किस बात को लेकर होगी? दूसरा सवाल है, जब डबल इंजन की सरकार है और राज्य में बीजेपी के बिना सरकार चल नहीं सकती है, एकनाथ शिंदे को भी वो लेकर आए, तो ये कौन सी परिस्थिति है कि गृह मंत्रालय इस दौर में देवेंद्र फडणवीस के पास है? माने इससे पहले, इलेक्शन ऐलान होने से पहले, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मौजूदगी, और इन सब के बीच वह नेता कौन है? वो नेता इस बात का परिचायक है जो हितेंद्र ठाकुर के जरिए जो हिंट निकल कर आता है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, जरा इसे समझिए, राजनीतिक परिस्थितियों को जानिए, महाराष्ट्र की राजनीति को जानिए, सत्ता संघर्ष को समझ जाइए, तो फिर आप खुद समझ जाएंगे किसका नाम लिया जाए, किसका नहीं लिया जाए। लेकिन हां, मेरे पास फोन आया था। और तीसरा सवाल है, क्या इस पूरी परिस्थिति के बीच जब राजा कमजोर होता है तो वजीर ही शहमात का खेल आपस में खेलने लगते हैं, या प्यादे भी खुद को वजीर समझने लगते हैं? राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र के भीतर ये 5 करोड़ और उसके जरिए जो शोर मचा है, उसके पीछे सत्ता संघर्ष की इस परिस्थिति की हर नब्ज को सिर्फ आप पकड़ लीजिए। लेकिन मसला तो यह है, तय जनता को करना है, और कल वोटिंग है, और उसके चंद घंटों पहले आज ये हुआ है। तो फिर कल का इंतजार करते हैं, और इंतजार तो 23 तारीख को भी करना होगा। पता चलेगा कि मुंबई के सबर्न सटे हुए इलाके, कल्याण ठाणे जैसे इलाके, कोंकण तक का इलाका इस पूरे दायरे में आता है जहां पर इस राजनीति का वर्चस्व है। शहमात का खेल बड़ा तीखा हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।